नमस्कार, मैं शिवराम चौधरी स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की जो हमारी पुस्तक है राजनीतिक विज्ञान की, उसके दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम प्रथम अध्याय का अध्ययन कर चुके हैं और इस वीडियो में दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे। देखिए कौन सा है, अध्याय नंबर 2, और देखते हैं स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। यानी एक तरह से जो मानव जो स्वास्थ्य है उसके बारे में और हमारी सरकार की क्या भूमिका है, मानव स्वास्थ्य को लेकर के सरकार कौन कौन से कदम उठाती है, कौन कौन सी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है, उसके बारे में आज हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, देखिए, लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। यानी जहाँ पर लोकतंत्र होता है एक तरह से, वहाँ पर लोगों की ये उम्मीद होती है, एक तरह से उनको ये इच्छा होती है, उनकी आस होती है उनको कि जो सरकार जो हमारी है, जिस सरकार का गठन हमारे द्वारा किया गया है, कि सरकार उनके लिए कल्याण के कार्य करे। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। यानी ये कार्य जो बताए गए हैं ये सरकार के द्वारा हमको उपलब्ध कराए जाएं। ठीक है, इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। इस अध्याय के उपशीर्षकों को देखिए, आपके विचार में यह विषय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सरकार के द्वारा जो स्वास्थ्य के बारे में कौन कौन सी जानकारियाँ या कौन कौन सी योजनाएं यहाँ पर दी गई हैं, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, स्वास्थ्य क्या है, एक तरह स्वास्थ्य है क्या, ठीक है, इसके बारे में हम पहले जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। यानी हमारा जो शरीर एक तरह से स्वस्थ रहे, वो बीमारियों से और चोट आदि से मुक्त रहे। ठीक है, आपने उपयुक्त कोलाज में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। यानी ऊपर जो आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं, है ना, इनमें से कुछ चित्रों को आपने स्वास्थ्य से, हमारे स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। प्राय हम ध्यान नहीं देते कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। यानी ऊपर जो स्थितियाँ दिखाई गई हैं, इनका सबका संबंध किससे है? स्वास्थ्य से। ठीक है, बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। यानी जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, उन कारणों पर भी विचार करना होगा हमको। उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। यानी जब लोगों को पानी मिलेगा स्वच्छ पीने के लिए और वातावरण स्वच्छ मिलेगा तो बीमारियों से बहुत कुछ मात्रा में वो बच सकेंगे। ठीक है, दूसरी ओर यदि लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना क्या रहती है? अधिक रहती है। ठीक है, हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वास्थ्य जीवन के लक्षण नहीं हैं। यानी ये लक्षण बताए गए हैं, ये किसके नहीं है? स्वस्थ जीवन के। ठीक है, देखिए, सुस्त और अकर्मण्य रहना यानी सुस्त रहना, कोई कार्य नहीं करना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं। ये जो लक्षण बताए गए स्वस्थ जीवन के नहीं है। ठीक है, हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसमें भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, यानी भारत में, हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाएं कौन कौन सी हैं। आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का परीक्षण करें। यानी एक तरह से हम उनका कुछ निरीक्षण करते हैं। देखिए, यहाँ दी गई तालिका के प्रथम तथा द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई स्थितियों की तुलना करिए। यानी ये तालिका दिखाई गई है, सारणी बताई गई है, इसमें देखिए प्रथम और द्वितीय, दोनों जो स्तंभ हैं इनकी हम देखिए जाँच करते हैं, तुलना करते हैं। क्या आप इन स्तंभों को कोई शीर्षक दे सकते हैं? यानी इनको कोई टाइटल या शीर्षक हम दे सकते हैं या नाम दे सकते हैं क्या? देखते हैं। संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं।
और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 30,000 से अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। यानी बताया गया है कि भारत में एक तरह से बहुत अधिक चिकित्सा, संसार में, विश्व में सबसे ज़्यादा चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ हैं? भारत में। और सबसे ज़्यादा डॉक्टर भी यहीं पर तैयार होते हैं। अगली तालिका हम देखते हैं। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। कहाँ पर रहते हैं? शहरी क्षेत्रों में। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुँचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। देखिए तो यहाँ पर तुलना की जा सकती है, एक तरह से स्पष्ट हमको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक चिकित्सा महाविद्यालय, अधिक डॉक्टर तैयार होते हैं। लेकिन यहाँ पर दिखाया गया है कि जो डॉक्टर हैं अधिकांश कहाँ रहते हैं? शहरों में। और गाँव जो होते हैं उनमें एक तरह से डॉक्टरों का और चिकित्सा सुविधाओं का अभाव होता है। ठीक है। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाओं में काफ़ी वृद्धि हुई है। यानी जो कुछ पिछले जो समय जो निकला है, कुछ वर्ष निकले हैं, इनमें स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें वृद्धि तो हुई है। देखिए कैसे 1950 में भारत में केवल 2717 अस्पताल थे, है ना। सन 1991 में 11,174 अस्पताल थे और सन 2017 में ये संख्या बढ़कर 23,583 हो गई है। ठीक है। आगे देखते हैं। भारत में करीब 5 लाख लोग प्रति वर्ष तपेदिक टीबी से मर जाते हैं। देखिए तुलना करते हैं, इतने हॉस्पिटल या अस्पताल होते हुए भी कितने लोग यहाँ पर देखो मर रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी संख्या कम नहीं हुई है। परिवर्तन का मतलब यानी इतने अस्पताल और डॉक्टर होते हुए भी ये संख्या कम नहीं हो रही है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है, यह संख्या कम नहीं हो रही है। तो ये तुलना एक तरह से सीधी हो रही है कि इतनी सुविधाएँ होते हुए भी हमारे यहाँ पर एक तरह से बीमारी का जो क्रम है वो कम नहीं हो रहा है। आगे देखते हैं। भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। यानी बहुत सारे बाहर से भी हमारे यहाँ पर आते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जाती है। यानी एक तरफ तो विदेशों से भी हमारे यहाँ पर इलाज लेने के लिए आते हैं, है ना। आगे देखते हैं। हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचरणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक दूसरे में लगती हैं। इन बीमारियों में से 21% जल जनित होती हैं, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस, है ना। भारत विश्व की दवाइयां निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। आगे हम देखते हैं। भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और वे अल्प पोषण के शिकार रहते हैं। यानी दोनों तालिकाओं में हमने तुलना की तो काफ़ी अंतर हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है। आगे हम देखते हैं। बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि, जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सकें। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की ज़रूरत है, जो परामर्श दे सकें, रोग की पहचान कर सकें और इलाज कर सकें। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। देखिए भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। एक तरफ यहाँ पर बताया गया है कि भारत में बड़ी संख्या में, यानी बहुत अधिक संख्या में, पर्याप्त संख्या में एक तरह से हम कहें तो क्या हैं, डॉक्टर भी हैं और एक तरह से दवाखाने, मेडिकल भी हैं और क्या हैं, अस्पताल भी हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, यानी बहुत अधिक प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की कई नई तकनीकें और विधियाँ उपलब्ध हैं। आगे देखते हैं। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है, यानी जो सारणियाँ हैं उनका ध्यान हमने किया है, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। स्तंभ एक में ये जो बताया गया है ना, और दूसरा स्तंभ देखिए, यहाँ पर दूसरे स्तंभ का वर्णन किया गया है।
कि हमारे देश की स्वास्थ्य स्थिति कितनी खराब है, उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। यह विरोधाभासजनक है एक तरह से, जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। यानी जो होना चाहिए वो यहाँ पर एक तरह से नहीं हो पा रहा है और उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में हम असमर्थ हैं, नाकामयाब हैं। हम इस अध्याय में कुछ कारणों को जानेंगे, यानी क्या कारण है ऐसे जिनकी वजह से उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। देखिए, हाकिम शेख की कहानी। हाकिम शेख पश्चिमी बंग खेत मजदूर समिति PBKM के सदस्य थे, जो पश्चिम बंगाल में खेतिहर मजदूरों का एक संगठन है। 1992 में एक शाम को चलती ट्रेन से गिर गए और उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। उनकी हालत बहुत नाजुक थी और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया क्योंकि यहाँ कोई बिस्तर खाली नहीं था। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या उनके इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञ नहीं थे। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया। ये देखिए, सीधा और स्पष्ट तौर से हमको दिखाया जा रहा है कि कैसी सुविधाएं हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं। अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया। उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च कर दिया। जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया, उनके उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज और क्षुब्ध होकर हाकिम शेख एवं PBKSM ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। एक तरह से न्यायालय में उन्होंने अर्जी लगा दी। ठीक है, तो ये हमने देखा एक तरह से। अब देखिए, यहाँ चित्रकथा के माध्यम से कुछ समझाया गया है। एक इलाज का खर्च। अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार साधन संपन्न है, जबकि अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजारा चलाते हैं। यानी 2 बच्चों की यहाँ पर बात बताई गई है। एक का परिवार संपन्न है और दूसरे का एक तरह से गरीब है। ठीक है, अरे अमन, बड़े दिनों के बाद मिले, कैसे हो? यानी दोनों आपस में मिलते हैं तो बातचीत करते हैं, है ना। आगे देखते हैं। मुझे वायरल बुखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा। अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ। मैं इसी सोमवार को स्कूल आ रहा हूँ। मेरे डैडी किंगसे के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए। वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। दोनों की वार्तालाप हो रही है। आगे देखते हैं। अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिखती थी कि मुझे लगा कोई 5 सितारा होटल है। डैडी कह रहे थे कि यह एक प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं यहाँ मिलती हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल होते हैं उनके बारे में बताया गया है ना। रिसेप्शन काउंटर पर डैडी को 500 रुपये देने पड़े। डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता है यहाँ बड़ा अच्छा संगीत बज रहा था और सब कुछ कितना साफ़ सुथरा और जगमगा रहा था, है ना। देखिए आगे, डॉक्टर ने जब मुझे बहुत से परीक्षण करवाने को कहा, पर वहाँ तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया। उसने बातों बातों में खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता भी नहीं चला। ठीक है, जब सारे परीक्षणों का नतीजा आ गया, एक तरह से रिपोर्ट आ गई, तो हम वापस डॉक्टर के पास गए। उन्होंने नतीजों को देखा और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे सिर्फ वायरल हुआ है। उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिखी दी और आराम करने को कहा। देखते हैं आगे। क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैटमैन वाला चुटकुला सुना है? एक तरह से जब वो सैंपल ले रही थी, है ना, तो वो उससे बातचीत कर रही थी। हाँ तो छोटे जनाब, ये गुलाबी गोली दिन में 3 दफ़ा लेनी है। ये सफ़ेद वाली सोने से पहले, ये शरीर के दर्द के लिए है और ये सिरप है, घबराओ नहीं, बढ़िया स्वाद है इसका। यानी डॉक्टर जब उसको दवा समझा रहा था तब की बात यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर, मुझे अभी से ठीक लगने लगा है। तो ये एक तरह से हॉस्पिटल में जब वो गए थे उसकी यहाँ पर परिचर्चा आपको दिखाई गई है। देखिए, तुम्हें ये सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा, अपनी तो कहो, तुम किस अस्पताल में गए? यानी उसने अपने दोस्त से, गरीब दोस्त था, उससे पूछा कि मैंने तो आपको सब बातें बता दी, लेकिन आप बताओ आप कौन से अस्पताल में दिखाने गए थे, क्योंकि आपको भी तो वायरल हुआ था। ठीक है, ये बोला
वह तुम्हारे वाले अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था। पहले तो अच्छा मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे, है ना, क्योंकि हम इसमें समय बहुत लगने वाला था। और सच में कितना ज़्यादा समय लगा। हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल में गए, हमें ओपीडी काउंटर पर ही एक बड़ी लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि पूरे समय अब्बा के सहारे टिका रहा, यानी पिताजी के पास सहारा लेकर के मैं खड़ा रहा। जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच की और खून की जांच कराने के लिए कहा। इसके लिए हमें एक और लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा, जहाँ जांच के लिए खून लिया जा रहा था। वहाँ बहुत भीड़ भाड़ और धक्का हो रहा था। हमें 3 दिन बाद खून की जांच का नतीजा मिला। फिर हम वापस अस्पताल गए। उस दिन वहाँ कोई दूसरी डॉक्टर बैठी थी, है ना। तो ये सरकारी अस्पताल और एक तरह से निजी अस्पताल की स्थितियों का वर्णन यहाँ पर हमारे सामने किया जा रहा है ना। देखिए, मुझे इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ और खून की रिपोर्ट जल्दी दो करो, है ना। इसमें इसे वायरल हुआ है, कोई फिक्र की बात नहीं है। बुखार उतरने की गोली इसे देनी है, बस और कुछ नहीं, है ना। मेरा अस्पताल था तो बहुत बढ़िया, पर मुझे वहाँ ज़्यादा दवाइयाँ दे दी और इलाज में ज़्यादा खर्चे हो गए। ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, मेरे इलाज में तो ज़्यादा खर्चे नहीं हुए। यानी बताया जा रहा है कि सरकारी अस्पताल में सुविधाएं कम थी, वहाँ पर पैसे भी कम खर्च हुए, और दूसरी तरफ निजी अस्पताल में सुविधाएं बहुत अच्छी थी, लेकिन वहाँ पर एक तरह से पैसे बहुत अधिक खर्चे हो गए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर एक तरह से निजी अस्पताल और सार्वजनिक जो अस्पताल है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की कि किस तरह हमारे भारत देश में सार्वजनिक और निजी अस्पतालों की स्थिति है। ठीक है, आगे हम देखते हैं सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। उपयुक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को 2 मोटे वर्गों में बांट सकते हैं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, दूसरा है निजी स्वास्थ्य सेवाएं। अब देखते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है, यानी एक तरह से सरकारी, है ना। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों, साधारण से लेकर विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियां, है ना, इसका इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहाँ प्राय एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की ज़रूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है और इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया, और ऐसे ही विशिष्ट सरकारी अस्पताल हैं जिनका जिक्र हाकिम शेख की कहानी में हुआ था। ठीक है, ये एक तरह से सार्वजनिक सेवाएं हमने यहाँ पर देखी, है ना। इन स्वास्थ्य सेवाओं को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है, यानी कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से इन स्वास्थ्य सेवाओं को क्या कहा जाता है, सार्वजनिक, है ना। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सकें। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा यह असफल हो जाएगी। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों व घर की छतों आदि पर पानी एकत्रित नहीं होने दें। यानी सार्वजनिक जो सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, उनमें लोगों की भी अहम भूमिका होती है। ठीक है, हाकिम शेख के प्रकरण को पुनः याद करिए। क्या आप जानना चाहेंगे कि उनके मामले में कोर्ट ने क्या निर्णय दिया? यानी अस्पताल में जब उनको भर्ती नहीं लिया गया तो उन्होंने निजी अस्पताल में अपना इलाज करवाया और वहाँ पर बहुत अधिक पैसे उनको खर्च करने पड़े। तो उन्होंने एक तरह से न्यायालय में
और कोर्ट में मामला दर्ज कराया तो उसने क्या निर्णय दिया ये हम देखेंगे। हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार की प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन की अधिकार की रक्षा करनी है। अदालत ने कहा कि हाकिम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उसमें उनकी जान भी जा सकती थी। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज प्रदान नहीं कर पाता है तो इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। आगे देखते हैं, अस्पताल ने यह भी कहा कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दें जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कई सरकारी अस्पतालों ने हाकिम शेख का इलाज करने से मना कर दिया था, इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वह हाकिम शेख द्वारा इलाज पर व्यय किए गए पूरे खर्च का भुगतान करे। तो अंत में कोर्ट के द्वारा ये निर्णय दिया गया कि हाकिम शेख के इलाज पर जो निजी अस्पताल में जो खर्चा हुआ है उसका सरकार के द्वारा भुगतान किया जाए। तो ये हमें देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी। और अगला बिंदु है निजी स्वास्थ्य सेवाएं। कौन सा है? निजी स्वास्थ्य सेवाएं। तो इस बिंदु के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।